Hello everyone, welcome to True IS and PCS. Let's start our 6th chapter of लक्ष्मीकांत जिसका नाम है सिटीजनशिप। तो समझते हैं कि हम लोगों को नागरिकता कैसे मिलती है। भारत का अगर नागरिक हमें बनना है, बाहर से कोई अंग्रेज़ यहाँ पर चला आया है, या फिर अगर इंडिया की नागरिकता छोड़कर मुझे कल को मालदीव सेटल होना है, या फिर मुझे दुबई सेटल होना है, कुछ भी करके, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पर्सन है तो उसे अगर सेटल होना है कल को, तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो बात करते हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। किसी भी आज के टाइम में एक मॉडर्न स्टेट की तरह जो भारत है ना, उसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के लोग, वो वाली बात नहीं चल रही कि होशियार या फिर कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग जो होते हैं उनकी तरह बात नहीं चल रही। यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सिटीजन। अब दूसरे को ध्यान से समझना, इसको ना एलियन कहते हैं। एलियन, अब एलियन का मतलब ये नहीं है कि ये यूएफओ वगैरह लेकर चले आए या कुछ चले आए। एलियन का मतलब ना हम लोग पॉलिटी लैंग्वेज के अंदर समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एलियन। चलो समझते हैं। सबसे पहले एलियन को समझने के लिए हमें सिटीजन्स को समझना पड़ेगा। सिटीजन ना फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के। फुल मेंबर्स का ये मतलब होता है इनके पास, आप अभी के लिए ऐसा समझ जाओ, अभी के लिए जो करंट सिचुएशन जिस तरह आप जानते हो, इनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है। और एक पैरामीटर और दे देता हूँ, इनके दादा परदादा और पूर्वज भारत की धरती पर रह रहे थे बड़े टाइम पर, और उन्होंने जैसे ही, मतलब मान लो कि आपके पापा, आपके दादाजी को पैदा करा आपके पूर्वजों ने, फिर आपके पापा को पैदा करा और आप पैदा हुए, तो वो भारत की ज़मीन पर ही हुए हो। इसको कहते हैं फुल मेंबर। अभी के लिए इतना समझ जाओ। इसके अलावा सिर्फ इतना होना काफ़ी नहीं है, आप ना अपनी जिम्मेदारियों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो और आप भारत के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, भारत में योगदान करने के लिए आप अपनी पूरी एलिजेंस ओ करते हो। यानी कि आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भारत में जो रहते हो, सारे अधिकारों का क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हो और दूसरों के अधिकारों को उल्लंघन उनका नहीं करते हो, स्पेशली मौलिक अधिकार जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब भारत में रहने वाला, हम लोग सिर्फ अभी भारत की बात करते हैं क्योंकि सिटीजनशिप फिर आप सारी कंट्री की समझ जाओगे, लेकिन हमें सबके बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर 6 साल रहना पड़ता है, कहीं पर 5 साल रहना पड़ता है, कहीं पर 10 साल रहना पड़ता है। हम इंडिया से स्टिक करेंगे। और इंडिया की अगर नागरिकता को छोड़ना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। इंडिया में रहने वाला जो पर्सन होता है, जो कि उसका सिटीजन है, अगर वो सिटीजन है तो वो सारे के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करेगा जो भी भारत की धरती पर बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर बाय संविधान इंश्योर है हर एक नागरिक को। अब एलियन कौन होते हैं फिर? एलियन जो होते हैं, दे आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट। स्टेट का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका इसकी बात हो रही है। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंट्री होता है। ये किसी और देश के नागरिक हैं। अब किसी और देश के नागरिक के भारत में आके रह रहे हैं, हनीमून मनाने आए हैं, होटलों में रह रहे हैं, घूमने आए हैं। ठीक है, दे डू नॉट एन्जॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये सारे के सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करते, सारे नहीं करते। मतलब जो हम करते हैं उनसे हमें कम करते हैं। अगर ये सारे करने लग जाएंगे, फिर एक बात बताओ, हर कोई पर्सन एलियन का स्टेटस लेकर चला आएगा भारत की धरती पर कि मैं एलियन हूँ, जो वहाँ के नागरिकों को राइट्स मिल रहे हैं वो भी मुझे सारे मिलते हैं। ये सब नहीं मिलते हैं इनको कि कल को ये सोचे कि हम प्रॉपर्टी ले लें। चलो प्रॉपर्टी वगैरह भी छोड़ो, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताता हूँ, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम राष्ट्रपति के इलेक्शंस लड़ लें, हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लें, ये सब कुछ अलाउड नहीं है इनको ये सब। ठीक है, तो इनकी भी ना दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं जिन राज्यों के साथ, जिन देशों के साथ हमारे भारत के अच्छे रिश्ते चल रहे होते हैं ना, तो जो उनके नागरिक यहाँ पर आके रहेंगे ना, वो हैं तो एलियन ही। एलियन इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन वो हम कहेंगे ये हमारे दोस्त एलियन हैं। और जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा वाद विवाद संवाद रहता है या फिर बहुत एक कटाश राजनीति रहती है, जिनकी हमारे साथ कभी युद्ध लड़ा गया होता है, तो वो जो एनिमी स्टेट्स हैं हमारी, तो उनके नागरिक हमारे लिए एनिमी एरियाज। फ्रेंडली एलियंस उन कंट्रीज़ के नागरिक होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब नागरिक। आप एक एक चीज़ लिखते जाना, कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर आपको ऊपर एक टर्म थी ना, एलिजियंस टर्म, या फिर आपको अगर ये स्टेट की टर्म में या सब्जेक्ट की टर्म में अगर कोई दिक्कत है, या पूछो अच्छे से पूछो। मेरा ये मानना ये होता है कि हर एक लेक्चर के अंदर पर्सन ABCD करने आया है। रियल एग्जाम में गलत इंटरप्रिटेशन करने से अच्छा है कि यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह कि भाई जस्ट अभी पैदा हुए ABCD सीख रहे हैं, वैसा अपने आप को ट्रीट कर कर सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाओ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ रियल गेम के अंदर कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इंसान की, चाहे वो कोई भी फील्ड कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो चाहे वो।
फ्रेंडली एलियंस वो सब्जेक्ट, वो नागरिक होते हैं उन कंट्रीज़ के जिनके भारत के साथ अच्छे रिश्ते, गर्म रिश्ते हैं, कॉर्डियल रिलेशन है। एनिमी एलियंस वो नागरिक होते हैं दूसरी कंट्री के जिनका भारत के साथ युद्ध हो चुका है या चल रहा है। अब जो एलियंस को वैसे भी आपने देखा कि जैसे सिटीजन्स को ज़्यादा राइट मिलते हैं, एलियन को कम मिलते हैं, लेकिन एलियन में से भी अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंडली एलियंस जो है ना, इनको ज़्यादा अधिकार मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमी एलियंस। तो दे एंजॉय लेसर राइट देन फ्रेंडली एलियंस। एग्जाम्पल, इनको राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड राइट अगेंस्ट डिटेंशन आर्टिकल 22 इससे प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो एनिमी एलियंस के वो है। कल को कोई मतलब मान लो वो कुछ प्लान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पुलिस या कोई भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है इन पर अच्छा खासा ध्यान रखेगी। इनके ऊपर बंदिशें ज़्यादा लगाई जाती हैं और कभी भी अगर इन पर शक है तो इनको डिटेन करा जा सकता है और अरेस्ट करा जा सकता है आर्टिकल 22 के तहत। और आर्टिकल 22 में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मेंस का क्वेश्चन आपको जो यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और अन्य एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। संविधान जो हमारा है वो फॉलोइंग राइट्स और प्रिविलेजेस देता है भारत के नागरिकों को और एलियन को डिनाई कर देता है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? अभी लाइन तो देखने में नॉर्मल लग रही है, कोई भी पर्सन इसका रट्टा मार लेगा आराम से। क्वेश्चन ये 7 पॉइंट तब लिखने हैं इस क्वेश्चन के अगर क्वेश्चन आपको ये है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट्स एंड प्रिविलेजेस विच आर अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया बट डिनाइड टू एलियंस। फिर चाहे वो कोई भी एलियन हो, फ्रेंडली एलियन हो या एनिमी एलियन हो, तो करना कि आपको ये 7 आप लिखोगे कि भारत के नागरिकों के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब आप कहोगे सर एलियन का तो दे नहीं रखा वहाँ पर, मेरे पता नहीं क्यों नंबर कट गए। तो नंबर ना कटे तो इनका एक कॉलम बनाकर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि ये सिटीजन को और ये एलियन को अवेलेबल है, जो जो यहाँ पर यस 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 होता रहेगा 7 पॉइंट है, इनको यहाँ पर नो 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 करते जाना है बस। मेरी बात समझ में आ गई कि मैं फिर से बताऊँ किसी को ये वाली बात जो मैंने बोली? इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर जो 7 पॉइंट लिख रखे हैं आपको, ये भारत के नागरिकों को अवेलेबल है, एलियन को अवेलेबल नहीं है। तो अगर एलियन, अगर आपसे कोई कल को ये पूछ ले, क्वेश्चन बन जाए मेंस में, मैं ये बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम में कि एलियंस को कौन कौन से राइट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना दिमाग मत घुमाना यार। इतना बड़ा संविधान, इतनी मोटी लक्ष्मीकांत की बुक, कितना ये, आपको ये पेज नंबर के 7 पॉइंट याद होने चाहिए। ये 7 चीजें आप लिखो, नीचे कंक्लूडरी पैराग्राफ लिख दो, दीज 7 राइट्स आर exclusively reserved for the citizen of India but not at all available for the aliens in full throttle. They are not absolute for aliens. Absolute तो वैसे कोई भी राइट भारत के नागरिक के लिए भी नहीं होता, सब पे बंदिशें हैं। हर एक मौलिक अधिकार भी आप कहने को मौलिक है, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी सुप्रीम एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल नेचर, बट उस पर भी बंदिशें। तो एलियंस को तो क्या ही मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मैं आगे बढ़ूँ? ये लॉजिक समझ में आ गया? पहले मुझे बताओ कि मेंस को टैकल कैसे करना है। 2-3 प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए इस पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये नागरिकों को राइट मिलेगा, एलियंस को नहीं मिलता। आर्टिकल 50, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यूपीएससी वगैरह देना है या प्राइवेट नौकरी वगैरह करनी है तो इक्वालिटी सबको मिलेगी। अगर कल को ये अंग्रेज जाकर कोई बोलता है कि हमें नौकरी पे नहीं रख रहे, मैं यूपीएससी एग्जाम नहीं देने दे रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे खुद कहेगा बढ़िया से, ठीक है। आर्टिकल 16, वो कहेगा पढ़ते पढ़ते है नहीं, तेरे को यही नहीं पता कि तेरे पास कौन से राइट्स अवेलेबल है, तो क्या यूपीएससी देगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। असेंबली होता है एक जगह पर खड़े होना, ये सारे राइट हम करेंगे, डोंट वरी। ये जितने आपको कुछ रखता है ना कि कभी कभार आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो कि सर राइट्स को थोड़ा सा डीकोड करके बता दिया करो, भाई इनके ऊपर 3-3, 4-4 पेजेस आने वाले टाइम में, तो जो बात जहाँ पर डिटेल में हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि पहले से ही मैं खुलासे कर दूँ, फिर आपके लिए वो बोरिंग हो जाए। एसोसिएशन, ग्रुप वगैरह बनाना, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। रेसिडेंस वाले पे बंदिशें थी जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का चलता था, अब आप जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 19। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30 अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर सिटीजन के लिए। एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, ये कोई अंग्रेज आकर नहीं बन सकता हमारे देश के अंदर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी हिंदी मुझे नहीं आती, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, इसकी भी हिंदी मुझे नहीं आती, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सिटीजन होल्ड करके रख सकता है, ना कि बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पर एलियंस बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताता हूँ,
आगे बढ़ने से पहले एक एनालिसिस और देता हूँ। क्वेश्चन ये इस प्रकार का भी बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। आपको क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट ये ना देकर, इस ये वाले जो ऐसी चीज़ होती है इससे तो बहुत तरह की साइकोलॉजी से खेला जा सकता है। आपको वो स्टेटमेंट ना देकर जिस प्रकार का एग्ज़ाम बनता जा रहा है, अलग अलग फैक्चुअल एग्ज़ाम बनते जा रहे हैं, तो आपको वो क्या करेंगे, बड़े सारे राइट्स दे देंगे, सेवन ऑप्शंस दे देंगे, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ऐसा करके दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एंड दे आर डिनाइड टू एलियंस ऑन सम और दी अदर काउंट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 राइट्स ये 5 आर्टिकल याद रखना। एक बात और बताता हूँ जिस पे मैंने एक बारी गलती करी थी किसी टेस्ट सीरीज़ में, मुझे याद है साल 2018 में या 17 में क्वेश्चन ये आया था। मुझे नहीं पता विजन की थी, जीएस स्कोर किसकी टेस्ट सीरीज थी, लेकिन मुझे पता है कि गलती मेरे से हुई थी। एक ऐसा फंडामेंटल राइट जिसके सभी के सभी आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन दे आर डिनाइड टू एलियन। तो देख रहे हो 29 एंड 30 में पूरा का पूरा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कवर हो जाता है। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, जितना अभी तक पढ़ चुके इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कितना बेसिक तो आपको पता होगा। ये पूरे का पूरा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसमें और कोई आर्टिकल तो नहीं आता ना, 29, 30 आता है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का नाम बताओ जो सिटीजन को अवेलेबल है, वो पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, लेकिन एलियन को डिनाइड है। समझ गए? 5 तरह के क्वेश्चन मैंने सारे कवर करवा दिए, ठीक है। अब आपकी कोई गलती कभी किसी टेस्ट सीरीज में या ओरिजिनल एग्जाम के अंदर तो होगी ही नहीं। अलॉन्ग विद अबव राइट्स, सिटीजन जो हैं दे ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टूवर्ड्स द इंडियन स्टेट। उनकी कुछ अपने देश के खिलाफ कुछ एक जिम्मेदारियां भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, कंट्री को डिफेंड करना एंड सो ऑन। भारत के अंदर दोनों के दोनों, अगर चाहे वो सिटीजन बाय बर्थ हो, पैदा हुआ हो, या फिर वो नेचुरलाइज सिटीजन हो, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए कोई जानता है कि नेचुरलाइज सिटीजन क्या होता है और बर्थ वाला कौन होता है? बर्थ तो समझ में आ रहा है इस देश की धरती पे पैदा हो गया, लेकिन नेचुरलाइज कैसे? एक्वायर करी हुई है प्रोसीजर के फॉलो करके। ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ऐसा बोल सकता हूँ कि कुछ साल रुक कर गया यहाँ पर और जिस देश से वो बिलोंग करता था उसकी त्याग दी और भारत की नागरिकता अपना ली। ये बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, एक प्रकार से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो दे आर एलिजिबल, ऐसे लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जबकि यूएसए में, ध्यान से सुनना, यूएसए में अब इतने सारे एनआरआई रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, कभी क्यों ये मतलब इनकी मिनिस्ट्री में और इनके बड़े बड़े जो सरकार के पोजीशंस होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑफिस के अंदर के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज यूएसए में कोई इंडियन है, चीफ जस्टिस कोई इंडियन है, या फिर कोई यूएसए में प्रेसिडेंट वो बन जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? यूएसए का एक रूल है, यूएसए के अंदर ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ और नॉट अ नेशनलाइज्ड सिटीजन दे आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ राष्ट्रपति। क्यों? उसका एक रीज़न भी है, पता है क्या? यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ऐसे फिर कोई ना कोई रहकर 5 साल 6 साल यूएसए में रह लिया, तो फिर वो पता चला सिटीजनशिप लेना कौन सी बड़ी बात है। स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, भाई नौकरी कर रहा है एप्पल में, और वो करके क्या पता उसका कोई बड़ा टारगेट हो। तो यूएसए बड़ा टारगेट इन द सेंस कि नेगेटिव सेंस में यूएसए की सॉवरेनिटी और उससे वो हार्म हो जाए। और फिर क्या होता है कि बाहर से किसी को बुलाकर, और यूएसए फिर एक ऊपर से देखो इसके बहुत सारे एंगल है एक्चुअली, बताऊँ मैं, हेजिमन कंट्री एक तो, फिर कल को बाहर से कोई आकर जिसका मकसद है कि मैं 20 साल के लिए यूएसए में मतलब टिका रहूँगा, किसी को शक भी नहीं होगा, पूरी लॉयल्टी दिखा दूंगा मैं उसको, नेचुरलाइज सिटीजन में उसका बन गया। अब मैंने वहाँ का राष्ट्रपति बनकर अब देखो अपनी पावर का मिसयूज़ कैसे करना है अपने कंट्री के फ़ायदे में, जिस कंट्री के लिए 20 साल मैंने अपनी कुर्बानी दी है। ये सारी चीज़ों से यूएसए वाकिफ रहता, तो यूएसए ये रिस्क ही नहीं लेता कि वो नेशनल सिटीजन को प्रेसिडेंट के ऑफिस पर पहुंचने दें। हम यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात हो रही है, हमारे देश में तो प्रेसिडेंट का ऑफिस कोई बड़ी बात नहीं है, हमने तो लेकिन पहले ही मना कर दिया कि बड़ी बड़ी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी अंग्रेज, चाहे तुम 20 साल से रह रहे हो, चाहे तुम 200 साल से रह रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जजेस नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गवर्नर ही नहीं बन सकते, अटर्नी जनरल नहीं बन सकते, और एडवोकेट जनरल नहीं बन सकते स्टेट्स के, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है सिटीजनशिप के साथ। ये आर्टिकल गिवन है 5 to 11,
तो लक्ष्मीकांत में अभी तक हम लोग 1 to 4 तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, 5 to 11 पार्ट 1 भी उसके अंदर हमारा कवर हो गया, और ये चीज़ डील है अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर it contains neither any permanent nor any elaborate provisions in this regard. यहाँ पर ना ही कोई परमानेंट प्रोविजंस हैं इसके बारे में, ना ही कोई इलेबोरेट प्रोविजंस हैं. यहाँ पर सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर, मेरी बात समझ गए ना, ये वाली लाइन समझ गए ना, मतलब ये चीज़ें परमानेंट नहीं है कि पत्थर की लकीर बनकर, और ये चीज़ बहुत इलेबोरेट तरीके से भी नहीं दे रखी है, लेकिन हमें तो डिकोड करना पड़ेगा ना. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो ये बोल रहे हैं कि इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं है, यहाँ पर नहीं है भाई साहब, लेकिन कहीं और तो दे रखी है ना, एग्जीक्यूटिव एक्शन से या कोई लॉ बना होगा, कोई और व्यवस्था आई होगी, कानूनी व्यवस्था, वहाँ पर तो दे रखा होगा ना. तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे. एक अमित आपको याद होगा या सबको याद होगा, रागिनी मैंने एक चिट्ठा बनाने को बोला था कि एक लक्ष्मीकांत का चिट्ठा वरदान की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह आपके काम करेगा. वो चीज़ें ज़रूर लिख लेना, याद है कि कौन कौन सी चीज़ें विच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तो उसमें हेल्प रहेगी आपकी. आपका कभी कोई टेस्ट सीरीज का किसी भी चीज़ का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ. ये वाली बात मैं पत्थर की लकीर बोलकर बोल सकता हूँ. मैं आपको बहुत सुखी रहोगे अगर ये वाला काम कर लिया, क्योंकि ये लिस्ट क्या करना है आपने रख लेनी है अपने पास, और फोटोकॉपी निकाल के रख लो अगर कहीं जा रहे हो, अगर आपको लगता है लॉस्ट हो रही है कहीं भी वो करके, क्योंकि चिट्ठे बनाया करो, रजिस्टर वगैरह का झंझट मत पालो, इतना मोर देन इनफ है. और कोई PDF और कोई बुक पे खर्चा मत करो, मेरे लेक्चर सुन लो, नोट्स बना लो, लेक्चर को बार बार सुन लो. कोई लगता है अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आंखें दुख रही हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होता है, मैं सबको बता देता हूँ. लैपटॉप पे जाया करो, नाइट लाइट ऑन कर लिया करो, ये ऑन येलो से थोड़ा सा दिखेगा, आदत हो जाएगी. अमित को अच्छा लगता है जब से उसने ये चीज़ अपनाई है. और दूर रख लिया करो अपने से लैपटॉप, दूर रख लो, आराम से पढ़ते रहो. इसकी ट्रिक होती है, देखो अगर आप थक रहे हो ना, अगर मतलब स्क्रीन या बुक पे जनरली आप पढ़ाई से थक रहे हो, ओवरऑल कैसे भी अगर आप पढ़ाई से थक रहे हो, एक ट्रिक होती है उसकी. जैसा मयूर में कैंडल्स के साथ बातें करना सिखाया ना मैंने, टॉक टू कैंडल्स, अब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है. ऐसी टॉक टू दिस PDF, ये ना आपको बहुत कुछ बताना चाह रही है. वो कह रही है हम खुला आपके सामने पढ़ा हुआ है, हमें स्टडी करो, 100 बार पढ़ो, हमें जानो. दिस इज़ काइंड ऑफ अ गर्लफ्रेंड जिसको पर्सनल अटेंशन चाहिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. तो दे वॉन्ट अस टू टॉक टू देम, ताकि हम डेप्थ इनको एनालाइज कर सकें, इनका पागलपन, इनका चुपपन, इनकी चालाकी, ये सब कुछ इनके अंदर से निकाल सकें. तो इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट. जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, यानी कि आया था 26 जनवरी 1950 को, आपको पता है लागू हो गया था. तो ये सिर्फ उस टाइम से सिटीजन ऑफ इंडिया को, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, ये सिर्फ तब आइडेंटिफाई करता है. किसकी बात कर रहे हैं, कह रहा है आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट 2 सिर्फ इन्हीं को इंपॉर्टेंस देता है. लेकिन आप कहोगे यार ऐसा तो नहीं है, मेरी बीजी परजाई जी वगैरह सेटल हुए हैं आखिर 26 जनवरी 1950 से पहले सेटल हुए हैं, उनके पास तो नागरिकता है, उनको तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला गया. ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सारी तिकड़म सीख जाओगे कि एक्चुअल महाजरा क्या है, एक्चुअल मसला क्या है. पहले समझ जाओ इसको, वो कुछ आपको बता रहा है. टॉपिक देखो ना, वो पहले आपको ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो सब कुछ नहीं होता ना, इसके अलावा और भी तो लॉज एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश के अंदर. इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पर ये आर्टिकल 5 to 11 या फिर अगर मैं इसको बोलूँ पार्ट 2, ये डील नहीं करता विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूजिशन या लॉस ऑफ सिटीजनशिप सब्सिक्वेंट टू इट्स कमेंसमेंट, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद नागरिकता जिन्होंने एक्वायर करी या जिन्होंने खोदी, उसके बारे में डील नहीं करता ये उससे आगे पीछे. यानी कि 26 जनवरी 1950 इज़ अ लक्ष्मण रेखा, इसके आगे पीछे की बात करता ही नहीं है ये. तो जो किसी के बीजी, परजाई, ताई जी, चाय जी, ये सब लोग जो आए थे, दादा दादी परदादा वगैरह पाकिस्तान से, लाहौर से, मुल्तान से, जो दिल्ली के लाजपत नगर जैसे एरिया में रेफ्यूजी कॉलोनीज़ में इधर उधर रह रहे हैं, सेटल हुए पंजाब वगैरह जाकर, इन लोगों को नागरिकता फिर कैसे मिली. तो देखते हैं. पार्लियामेंट को एम्पावर करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो जो चीज़ें पार्ट 5 to 11 या आर्टिकल 5 to 11 या पार्ट 2 के अंदर अगर डील नहीं है, तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है टू प्रोवाइड सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड कोई भी मैटर को प्रोवाइड करने के लिए. अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा सिटीजनशिप एक्ट 1955. आ गया ना, देखो जो चीज़ें संविधान में नहीं है तो पार्लियामेंट को पावर मिल गई है. नागरिकता एक्ट 1955, जिसको टाइम टू टाइम अमेंड करा गया है, और ये इसको अमेंड करने की बात तब भी चलती है. अभी जैसे हम लोग, याद है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बन रहा था असम के अंदर, अभी 1-2 साल से जो मुद्दा चल रहा था, जब अमित शाह होम मिनिस्टर है ना, और फिर रोहिंग्या का इशू भी आ गया था, तो उन्होंने एक
कंट्रोवर्शियल लाइन बोल दी थी, आपको समझ में आपको आपने सुना होगा शायद से उसको, कि ये जो है ये दीमक की तरह है, इनको तो देश से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सुना होगा पक्का किसी ने, अगर आप कोई न्यूज़ ट्रैक करता है हल्की फुल्की तो, है ना। नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर तो सबसे वर्स्ट चीज़ होती है प्रिपरेशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब कवर करेंगे, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सनस दे बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था 26 जनवरी 1950 को, जब ये लागू होना, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ था। 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन उस टाइम पर थे, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है, समझ जाओ उसको। नंबर 1, एक ऐसा पर्सन जिसका भारत में डोमिसाइल हो, यहाँ पर रहता हो, मूल रूप से निवासी ऐसा करके मान लो, रहने का उसका यहाँ का व्यवस्था हो, और वो कोई भी 3 कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल करते हैं। यानी कि ध्यान से सुनना, ये कंडीशन क्या है, हम इसको स्कोर दे रहे हैं। 3 में से कोई भी अगर एक स्कोर भी आ गया तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। 3 कंडीशंस, डैट इज इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ, और इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, वर लिखना चाहिए था, ठीक है। कोई भी एक अगर पेरेंट भी बॉर्न हुआ है इंडिया के अंदर, तो कोई भी एक कंडीशन चाहिए हमें, या तो वो खुद बॉर्न हुआ हो, उसके माँ बाप बॉर्न हुए हो, तीसरा सुनना, ना वो खुद हुआ है ना माँ बाप हुआ है, इस देश से कोई ताल्लुकात नहीं है उसका, लेकिन इफ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ध्यान से सुनना, हम इसको डिकोड करते हैं अच्छे से। 26 जनवरी 1950 के बाद 5 साल तक, इस डेट से 5 साल तक, क्या बोलेंगे 5 साल को, 26/1/1956, ठीक है। 51, 52, 53, 54, 55, 55 लिख देना चाहिए ना, 5 होना चाहिए ना, कि 6 होना चाहिए, इमीडिएट लिखा ना, हाँ तो ठीक है, चलो यहाँ से मान लेते, कुछ भी मान लो, चलो ठीक है। लेकिन ये वाली चीज़ याद रखना कि यह 5 साल का भाई क्राइटेरिया है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से बॉर्न, खुद बॉर्न नहीं तो पेरेंट्स बॉर्न, ये भी नहीं तो ये वाली कंडीशन 1, 2, 3, कोई भी एक फुलफिल हो जाए, येलो वाली फुलफिल हो जाए, ग्रीन वाली फुलफिल हो जाए, खुद बॉर्न हुआ है, या पेरेंट्स बॉर्न हुआ है, ब्लू वाली फुलफिल हो जाए, एक ही बात है, एक फुलफिल करनी है। खुद पैदा हो गया वो तो सिटीजनशिप मिलेगी, जैसे हम लोग हुए हैं। अब ये चीज़ पता है, हमें हंसी लगती है, लेकिन अब यार पता है क्या होता है यार, संवैधानिक लैंग्वेज में ना हर चीज़ डिटेल में स्पेसिफाई करना ज़रूरी होती है, वरना छोटी छोटी चीज़ों को लोग चैलेंज करने पहुंच जाते हैं ना कोर्ट में। हमारे संविधान निर्माता इस चीज़ से वाकिफ थे ना, और देखो जिस चीज़ों के लिए जैसे संविधान निर्माता को लगा कि यार छोटी मोटी ये चीज़ें, देखो मौलिक अधिकार तो कितने अच्छे से साथों के साथ लिख रखे थे, लेकिन देखो प्रॉपर्टी का मुद्दा गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस में चैलेंज होते होते हटी गया कि नहीं हटी गया। ये चीज़ हमें रियलाइज़ करवाता है कि अच्छी बात है कि संविधान निर्माताओं ने छोटी छोटी बारीकियों को भी, जैसे होता नहीं है, अब मुझे पता है कि आपको ये वाली चीज़ पता है, ठीक है, कि अब जैसे मतलब मान लो कि मुझसे कोई अगर यूपीएससी पढ़ रहा है, अब मुझे पता है कि उसको ये चीज़ पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होती है, लेकिन फिर भी यार एक बच्चे के अंदर एक उत्साह होता है कि सर एक बारी बुक लिस्ट बता दो, आप भी अपनी साइड से डिस्कस कर दो क्या क्या बुक लिस्ट है, उसको पता है ये चीज़, लेकिन उसके कान फिर भी सुनने के लिए फड़फड़ाते हैं इस चीज़ को, कि एक बारी आप अपने मुँह से बोल दो कि हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अच्छा ये वाली बुक पढ़नी है, और फिर वो अपने आप से बोलेगा ये तो मुझे पता ही था। नंबर 2, 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। एक तो पहली वाली कैटेगरी हो गई, ये तो सबसे इजी वाली कैटेगरी है ना, ये तो हम सब वाकिफ है इससे, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सवाल ये उठता है सर आप पाकिस्तानी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भारत से अलग होकर यही एक देश बना था। तो मेन मुद्दा तो आज़ादी के टाइम पर 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन हम खड़े हुए थे, ट्राइल्स विद डेस्टिनी की स्पीच जब हो रही थी, मिडनाइट आवर जब चल रहा था 14 से 15 अगस्त 1947 का, मुद्दा तो पाकिस्तान का ही था और पार्टीशन का ही था। तो जो पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर कर इंडिया आए, वो इंडियन सिटीजन बन गए इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ही और शी दोनों होना चाहिए। अच्छा जैसे शी और ही में अगर जिसका टाइम वेस्ट होता है ना, ये चीज़ अच्छी होती है, आपको ज़्यादा नंबर दिलवाती है। कभी भी ना ऐसे लिखकर मत आया करो, ही
और अगर उन्होंने नाम देख लिया कि अंकिता भगत नाम की एक लड़की है, वो पेपर दे रही है, तो वो हर एक ऐसे में शी लिख रही है। आपको पता है आपके नाम के बाद कभी कभार अगर एग्जामिनर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मैं इस चीज़ में, अगर वो आपका नाम देख लें, वैसे होता नहीं है, लोग कहते हैं रोल नंबर ही होता है, मुझे नहीं पता, मैं ब्लैक बॉक्स है, मैं किसी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करता, मेरा सिर्फ जो दिमाग बोलता है मैं उसे पर ट्रस्ट करता हूँ। अगर वो देख ले कि अंकिता भगत नाम की एक लड़की ही लग रही है तो, और ये हर ऐसे राइटिंग में एथिक्स के आंसर में शी लिख कर आ रही है, वो आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानेंगे। मैंने इसकी ट्रिक अपना रखी है, जिसके लिए मुझे एक बार विजन ने बहुत अच्छा क्रेडिट दिया था। एक एग्जामिनर था, वो खुश हो गया था, 50 मार्क्स उसने एक्स्ट्रा दिए थे सारे क्वेश्चन में इस चीज़ को करने के लिए। मैं शी और ही दोनों लिख कर आता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होने लग गया था, तो उन्होंने पर्सनल मुझे बुलाते हुए ट्रिक समझाई थी कि बेटा आप ऐसा करा करो, एस लिखो, स्लैश डालो और ही कर दो, ही भी हो गया इसके अंदर, शी भी हो गया। और आप क्योंकि लड़के हो तो ऐसा लगेगा प्राइमरी इंपॉर्टेंस ना फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को देते हो, लड़कियों की आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। इससे मेरे सारे काम हो गए, टाइम बच गया, दोनों चीज़ें कवर हो गई, और औरत को मैं पहले लिख कर आ रहा हूँ। जैसे ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है औरतों के बारे में पहले जिक्र करना। स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट की स्पीच दी थी, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स उन्होंने कहा था, पहले सिस्टर बोला था। इसको भी मैं एथिक्स में पढ़ाऊंगा आपको कि सिस्टर्स क्यों बोला उन्होंने पहले। एक लेडी आई उनके पास, मैं यहीं पर इस बात का जिक्र भी कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक लेडी आई वहाँ पर उनके पास, तो वो ये कहती हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मेरी कोख से जो भी बच्चा निकलेगा मैं चाहता हूँ कि आप उसके बाप बनो, यानी कि आप मुझसे शादी कर लो और मैं आपसे शादी ही करके रहूँगी। तो उन्होंने उसके पैर छू लिए कि आप तो मेरी माँ समान है, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हूँ यहाँ पर, शादी करने के लिए नहीं। तो ऐसी बड़ी सारी इनकी घटनाएं हैं। और रामकृष्ण परमहंस के अंदर जो इन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल करी, काली माँ के भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, जो उनको ट्रेनिंग मिली स्वामी विवेकानंद को, क्या आईक्यू लेवल और मेधा नाड़ी इनकी एक्टिवेट थी 12 साल की इंटेंस मेडिटेशन और सीमेंट रिटेंशन के बाद। तो फोटोजेनिक मेमोरी तो इनकी बहुत इंटेंस थी, और इनकी लाइब्रेरी का किस्सा तो मैं बहुत सारे लेक्चर में आपको बता ही चुका हूँ। पढ़ेंगे हम इन सारी चीज़ों के बारे में, पढ़ेंगे इन सारे महान आदमियों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी एंगल की हम लोग बात कर रहे थे, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ही और शी बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ he or she or either of his or her parents or any of his or her grandparents, या उसके माँ बाप या उसके दादा दादी, अगर जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पर टाइमलाइन क्या देखो, यहाँ पर था 26 जनवरी 1950 के बाद, यहाँ पर देखो 15 अगस्त का कौन सा महीना होता है, 7 ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 होता है ना, 8 होता है, 1947। इससे पहले यानी कि 14/8/1947 तक अनडिवाइडेड इंडिया तो यही था, इसी डेट तक अनडिवाइडेड इंडिया था। और मैं ये भी बोल देता हूँ 12 बजे तक रात को, 12 AM यहाँ तक, अगर उसके माँ बाप और दादाजी या दादी, उनमें से कोई भी, मतलब चाहे माँ बाप चाहे दादा दादी, अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है, बॉर्न हुए हो, बॉर्न पैदा हुए हो, रह नहीं रहे थे, बॉर्न, ठीक है, एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 2 कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन सर्वोच्च है, प्राइमरी है, इसके अलावा 2 कंडीशंस और फुलफिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लस का सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ऊपर नहीं था, ऊपर तो ये बोल रखा था who had a domicile in India and also fulfill any of the 3 conditions, ठीक है, डोमिसाइल तो है ऑब्वियसली बात है, वो अभी रह रहा था, वो ठीक है, एंड लगा दिया था यहाँ पर। एंड का मतलब ये कि भैया अब इन 3 कंडीशंस को तो आपको वो करना ही पड़ेगा फुलफिल। तो ऊपर वाला केस तो हम बचपन से सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा केस समझने की कोशिश करो, पूरा अपना फोकस लगाओ, जिसको समझ में आया रिकॉर्डिंग दोबारा सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सन जो माइग्रेट करा है पाकिस्तान से भारत में, वो उसको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। कैसे? सबसे पहली कंडीशन है उसके माँ बाप या उसके दादा दादी जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, यानी कि मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे कोई टर्म ही नहीं थी, तो एक तो ये कंडीशन है कि उसके माँ बाप या दादा दादी पैदा हुए हों, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स। इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पर भी एंड लगा हुआ है, तो एक कंडीशन फुलफिल करना और अनिवार्य है।
कौन सी है? दो कंडीशन दे रखी है, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर दो। ये जो प्लस का साइन है यानी कि दो दे रखी होंगी, कोई भी उनमें से एक फुलफिल हो जाए तो हो जाएगा। तो स्कोर कितना है इसका? हाफ, 1 आउट ऑफ 2। कोई भी एक कर दो, दोनों कर दो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखते पहले कंडीशन तो पढ़ लें। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। मान लो, वो कह रहा है यहाँ पर जो लिख रखा है संविधान निर्माता ने कि मान लो अगर वो माइग्रेट करे हैं उसके माँ बाप या दादा दादी 19 जुलाई 1948 से पहले तो he had been ordinarily a resident of India in India since the date of his migration। तो जब से वो माइग्रेट करा है तब से डेट को वो माना जाएगा कि ऑर्डिनरीली ये रिसाइड कर रहा है। या फिर इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया, वैसा भी तो हो सकता है कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, तो उसको ये बोला जाएगा वो रजिस्टर्ड करा गया है एज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यानी कि भारत के दस्तावेजों के अंदर नागरिकता के जो दस्तावेज होंगे, जो भी कागज़ होंगे, जो भी रजिस्ट्री होगी, उसमें उनका नाम होना चाहिए। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, ये साफ दिखा देता हूँ, 19 जुलाई 1948 के बाद। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड, वो उसका रजिस्ट्रेशन तभी करा जा सकता है ओनली इफ ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि एक कंडीशन और है इसके अंदर, दो में से एक कंडीशन तो फुलफिल करनी है, 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो या बाद में आए हो। तो अगर बाद में आए होंगे ना तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले 6 महीने प्रूव करना पड़ेगा कि वो भारत के अंदर रह रहे थे। फिर दिया है उन्होंने कि अब आप हमारा ना अब रजिस्ट्रेशन कर दो, अब हमारा नागरिकता का, और आने वाले टाइम के अंदर हमें भारत की नागरिकता चाहिए। फिर से पढ़ो उस लाइन को। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन भी तभी एक ही कंडीशन पे हो सकता है, ओनली इफ ही और शी हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जब उसने एप्लीकेशन दी उससे पहले प्रूव कर दे 6 महीने वो भारत में ही टिके हुए थे। हाँ, यही हाँ, अप्लाई करने से 6 महीने पहले, यही समझाना चाह रहा। लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी है ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए। अब हुआ क्या था, ये अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, यार ये ना 15 अगस्त 1947 है ना, ये 26 जनवरी 1950 है, ये मतलब ही क्या बनता है? ये पैरामीटर ये क्यों चूज कर रखा है? ये लक्ष्मण रेखा क्यों बना रखी है 19 जुलाई 1948? अब मुझे तो ये याद हो गया 19 जुलाई क्योंकि हिना का बर्थडे है, तो आज के बाद तो मैं ऐसे भूलने नहीं वाला। अभी मेरे दिमाग में क्लिक करा कि मैंने इसको कभी सोचा ही नहीं इतनी गहराई से। अब बात करते हैं ये है क्या। इस डेट पर एक्चुअली अब आपको पता है ना कि हमारे पहले संविधान निर्माता जो सारे संविधान बनाने में वो थे, फिर उसके साथ साथ कानून भी बन रहे थे। तो अभी तक ना हमारे देश में एक परमिट सिस्टम होता है, भैया किसी को नागरिकता देनी है ऐसी थोड़ी ना, हाँ तुम नागरिक हो, आ जाओ, ये लो हम तुम्हें लिख कर दे रहे हैं। भाई पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है यार, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कई दिन का टाइम लगता है, कई महीनों का टाइम लगता है, हफ्तों का टाइम लगता है, बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, एम्बेसीज जाना पड़ता है। और पूरा का पूरा जो नागरिकता जिनके पास होती है ना, जो मिली गई होती है, जैसे अगर आप अपनी बीजी चाईजी परजाईजी बहुत पुराने लोगों से पूछोगे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनके पास ये पक्का होगा। अगर पक्का नहीं है तो मुझे बता देना, मैं डीएसपी हूँ, मैं कुछ करूँगा उनका, ठीक है। तो ऑन दिस डेट थोड़े बहुत पैसे आएंगे बट ट्रेडिंग के लिए, तो ऑन दिस डेट परमिट सिस्टम फॉर सच माइग्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। और यही तो एक्सपायर हो जाता है, यही तो आज के टाइम में वीज़ा और परमिट सिस्टम ही तो एक्सपायर हो जाता है। जो अफ्रीका से या कोई भी जो स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए हैं और वो रहते हैं इलीगली, तो उनको उठाकर क्या करा जाता है? डिपोर्ट। ठीक है, ये दो केस समझ में आ गए? दो केस समझ में आ गए? इसको आराम से टाइम देना, इत्मीनान से टाइम देना। एक बार ये नागरिकता समझ में आ गई ना, क्योंकि पता है क्या है यार, ये चैप्टर ना मैं सर बताऊं टाइम मांगता है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ये इतना इजी है। लेकिन आज तक मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे लोगों का सिलेक्शन होते हुए मैंने देखा है इस चैप्टर में, फिर भी टेस्ट सीरीज और रियल एग्जाम के अंदर वो गलतियाँ करते हैं वो, क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ के नहीं गए होते। उनको पता क्या लगता है, अरे ये चैप्टर तो क्या ही करना है, ये नागरिकता वागरिकता तो हमें पता ही है।
ये कहाँ पता है बताओ ज़रा, अच्छे अच्छे लोगों को भी कहाँ पता है इतनी डिटेल में। हाँ सुन लिया तो लग रहा है कुछ कुछ अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर तो पता होना चाहिए। कल को होम सेक्रेटरी बन गए तो अमित शाह जैसे मंत्री तो आपको ही बोलेंगे ना कि नागरिकता वागरिकता के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर देखो क्या देखो, इसलिए हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट पढ़ो अपने आप को उस अपने आप को सब्जेक्ट का उस डिपार्टमेंट का वो पढ़ लो, मान लो सेक्रेटरी मान लो या कुछ भी मान लो। बिल्कुल बता दूंगा, कौन सी लाइन बताओ। ये सेकंड पॉइंट कह रहे हो ना, मतलब पॉइंट ना, पॉइंट फिर से बता दूं पूरा। बट अच्छा ये वाला ना, यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जब सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड, उसका वो ये कह रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद जब परमिट सिस्टम लागू हो गए थे ना, तो पर्सन कहेगा सर मुझे ना रजिस्टर कर दो, लेकिन वो आपसे ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन भी तभी हो सकता है, वो आपसे कहेंगे आप 6 महीने से रह रहे हो हिंदुस्तान में, दिखाओ ज़रा कोई कहीं आप जॉब कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आपने पहले बोलकर आए थे किसी डिपार्टमेंट या किसी को भी कि मैं 6 महीने से इंडिया में रह रहा हूँ, कहीं आपका नाम या जिक्र है कहीं पर भी, कोई होटल में आपने कमरा ले रखा हो या कुछ ले रखा हो कि आप 6 महीने से यहाँ पर रह रहे हो, कुछ काम कर रहे थे, किसी कंपनी में कुछ थे या कुछ भी आप कर रहे थे, 6 महीने का आप दे सकते हो प्रूफ कि आप 6 महीने से रह रहे थे, तो हम कर देते हैं आपका रजिस्ट्रेशन। तो उसने बोला सर 5.5 महीने हो गए, तो वो बोलेगा आधा महीना और रह कर आओ फिर आना, तो बोलेगा सर नागरिकता मिल जाएगी, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनो आप, 6 महीने आप रह कर आओ, नागरिकता के लिए अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले आपका, और थोड़े दिनों के बाद आपको परमिट सिस्टम मिलकर नागरिकता मिल जाएगी। ये ऑफिसर बोलते थे उनको, हाँ ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, कुछ तो चेक करते ही हो आप उनके डॉक्यूमेंट वगैरह, जैसे आप सुबह करने जाते हो, जैसे वो भी तो रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हो ना अभी, चाहे भले किसी और डिपार्टमेंट में कुछ बिल्कुल ही अलग कंटेक्स्ट है आपकी जॉब का, मान लिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो लेते होंगे ना उनसे प्रूफ यार, ऐसी थोड़ी ना ओपीडी के कार्ड्स बनाकर किसी को भी मूठ है सड़क चलते लोगों इधर इधर बाइक रोक इधर इधर तेरा ओपीडी कार्ड बनाओ इधर, वो क्या, हाँ वो सोचेगा कोरोना की वैक्सीन लग रही है, फिर थर्ड पे चौथी वेव आ गई, वो कहे सर मैंने कुछ नहीं करा। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अब अपोजिट भी तो हो सकता है ना, भारत से कुछ लोग पाकिस्तान भी जा रहे थे उस टाइम पर, आफ्टर 1 मार्च 1947। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ये 1 मार्च 1947 क्यों, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि एक डेट होगी जो पाकिस्तान ने अपने उस हिसाब से डिसाइड कर रखी होगी, इसमें थर्ड पॉइंट में तो हमारा कोई योगदान है ही नहीं, ना हमारा कोई कंट्रोल है, ठीक है, जो भी है डेट है, बस एक पैरामीटर दे रखे हैं। जैसे देखो एक रूल समझाता हूँ मैं, जो मुझे मेरे फैकल्टी ने समझाया था एक बारी, कि दिपांग बेटा कुछ चीज़ें ना बस एज इट इज़ होती हैं, उनके पीछे लॉजिक को अगर जानना है ना तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स और फिर वो सबको उठा लो, कल में सफ़ेद हो जाएंगी, तो तुम उस आंसर तक डिराइव हो जाओगे। लेकिन अगर ये पेपर निकालना है तो कुछ चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दिया करो, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अपने आप को रोक लिया। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, बट बाद में वो इंडिया आ गए, पहले चले गए थे आ गए बाद में, पार्टीशन का निपट गया, उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान कैसी स्टेट है, जल्दी मुझे बताओ, सेकुलर है या फिर अपोजिट है, सेकुलर के अपोजिट क्या होता है, पाकिस्तान कैसी है, थियोक्रेटिक, याद है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पूरा नाम है इसका, है ना, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट, कि हम दोबारा इंडिया में ही सेटल होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया गया। 1 मार्च 1947 के बाद उनको बोला गया अब देखो अब ये हमारे हाथ में आ गया, पहली लाइन हमारे हाथ में नहीं थी लेकिन अभी आ गया पैरामीटर हमारे हाथ में, दे कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। फॉर दिस क्या करना पड़ेगा उनको, वापस अगर आ रहे हैं पाकिस्तान से यहाँ पर रहने के लिए कि हमें भारतीय नागरिकता चाहिए, सॉरी गलती हो गई थी हमसे, ऑफिसर पूछते होंगे ना उस टाइम पर, आप इमेजिन कर लो ऑफिसर पूछते होंगे, उल्टी सीधे सवाल करते होंगे, गया क्या होता छोड़कर वे हैं, जूता खाकर आ गए कल तुम्हारी तुम्हारे पूरे परिवार को, अच्छा मिल गया प्रसाद उधर बैठ के, तो वो बोले सर सॉरी गलती हो गई, हम यहीं रहना चाहते हैं, हमें भारत के झंडे से ही प्यार है, आप लोगों से ही प्यार है, कहो तो मैं आपकी किस्सी ले लूँ, तो वो कहेगा नहीं इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को एक कंडीशन दे रहा हूँ। वो कहेगा क्या, फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसको भी यही बोला, लेकिन आप ये कहोगे सर मुझे ये बता दो दीपांग जी कि 19 जुलाई और 1948 इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में क्या फ़र्क है,
तो मैं ये कहूँगा कि कंटेक्स्ट और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट के अंदर पर्सन ना पाकिस्तान से भारत चला रहा था, कुछ डिबेट नहीं थी। पाकिस्तान उनका घर, मतलब जब अनडिवाइडेड इंडिया था तब वो लाहौर, मुल्तान, बलूचिस्तान, इसी एरिया में मतलब वो सारा का सारा वो रह रहे थे, इस्लामाबाद वगैरह। और अब वो भारत आ रहे हैं, और जब उनको पता लगा कि बंटवारा हो गया है, उन्होंने कहा नहीं, अगर जिस कंट्री का नाम भारत है हमें उधर ही रहना है, हिंदुस्तान है वहीं रहना है, इंडिया है वहीं रहना है, वो आ गए। सेकंड केस के अंदर क्या कहता है, पर्सन ना एक ऐसा है कि बेशर्मी दिखाई है इसने। पहले गया पाकिस्तान, सेटल हो गया था वहाँ पर, कुछ टाइम के बाद वो भारत आया है दोबारा लौट कर। ये है सिचुएशन। जब चॉइस दी गई थी तो ऐसे पर्सन ने डिसाइड करा था थर्ड पॉइंट के अंदर कि हमें पाकिस्तान ही रहना है, हमें वो पसंद है मुस्लिम लीग, हमें तो वहीं रहना है, मोहम्मद अली जिन्ना से हमें ज़्यादा प्यार है। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा तो उनका मन बदल गया, आ गए इंडिया वापस। तो इनके लिए ये वाली डेट है 1 मार्च 1947। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इन 4 पॉइंट्स पर, ठीक है। इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन रेफर्स टू माइग्रेशन आफ्टर 1 मार्च 1947 बट बिफोर 26 जनवरी 1950। यानी कि ये जो माइग्रेशन होनी चाहिए कब से कब तक, देखो यही फ़ायदा होता है कि जो पीछे के पॉइंट नहीं देखते हैं ना वो ठुक जाएंगे अच्छी तरीके से। अब आपको लगा 1 मार्च 1947 के बाद जो मर्जी आ रहा है, ऑफिसर उनको हर किसी को यही बोल देगा कि 6 महीने तुम इंडिया में रह लो, फिर अपने आप को रजिस्टर करवाना। नहीं, मुंह उठाकर ये थोड़ी ना तुम 57 67 में चले आए कि हमें वो रहना है, तो हमारा डाउट बढ़ जाएगा, पता चलो तुम आतंकवादी पर्पज से आए हो, कुछ भी आए हो। ये वाला पॉइंट कब तक के लिए वैलिड है? इसका जो एक्सट्रीम पैरामीटर्स है ना, मतलब जो दो एंड पर जो पैरामीटर्स हैं, एक है 1 मार्च 1947 से, ऐसा नहीं अनिश्चित काल तक नहीं, लिबर्टी सिर्फ इतनी ही है 26 जनवरी 1950 तक। यानी कि ऑफिसर्स का मानना हमारे देश में ये था भैया, या फिर जो भी मतलब कानून बना रहे थे पार्लियामेंटेरियंस या जो भी नेहरू की सरकार थी, इन सबका मानना ये था भैया 3 साल का समय इज मोर देन इनफ। इतने टाइम में अगर बंदे को डिसाइड करना होगा तो वो कर लेगा, इसके बाद नहीं। इसके बाद तो युद्ध हो गया हमारा एक, तो उसके बाद भी अलाउ कर रहे हैं हम तो 47 और 48 तक तो युद्ध ही चला है। वर्ल्ड बैंक ने आके जिसको सेटल करा है पहला इंडो पाक वॉर, उसके बाद भी हम मौका दे रहे हैं कि आ जाओ सेटल। 3 साल में डिसाइड ही नहीं कर पाए, जा रहने दे, अपनी कब्र उसमें पाकिस्तान में ही खो दियो। अब ये वाली चीज़ें आप जो लग रहा होगा कि सर ऐसा किसी के लिए भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जितनी मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं किसी के लिए भी नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे की बात करे जा रहे हैं, तो अपना दिमाग कहीं और लेकर मत जाना कि 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद क्या कोई भी नहीं आ सकता भारत? क्यों आते नहीं है लोग, क्या रहने? मथुरा वृंदावन में तो लोग अपने अमेरिका और ये सब छोड़कर ज़िंदगी भर के लिए सेवक बनने चले आए, कान्हा जी के, कृष्ण जी के। वो कैसे रह रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए? अलग अलग प्रोसीजर। इसलिए मैंने बोला कि नागरिकता के बहुत अलग अलग उसूल होते हैं। अभी हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नागरिकता वो आपको बैकग्राउंड तब से समझा रहा है कि भैया हर लक्ष्मीकांत आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोग उसी चीज़ से वाकिफ हो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। क्या मैं सबको रिलेट कर पा रहा हूँ? सब लोग मतलब मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? पक्का मैं ज़्यादा फास्ट या कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा टर्म कि कोई मेरे से रिलेट ही ना कर पा रहा हूँ और वो डर के बारे में मुझसे कुछ पूछ ही ना रहा हूँ? बता दो। कहाँ पर ये आगे बता रहा हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड आफ्टर 26 जनवरी 1955। अब जो उसके बाद आएंगे तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसा कि मैंने बताया, मथुरा वृंदावन में साड़ी पहनकर कृष्ण का जो गाना गाती हैं, ओए होए होए होए, इतनी सुंदर मधुर आवाज़ में इतनी प्यारी प्यारी लेडीज़। बस पॉइंट यही है कि वो भक्ति में लीन हो गई हैं, तो अब वो वाली अंग्रेज़ें नहीं रही। लेकिन अब जिनको आना है भारत, तो मैं कह रहा हूँ नेहरू जी से, सर आने दो ना, सर देखो ना भक्ति के लिए तो आना चाह रही है, कितनी सुंदर सी लग रही है, सर आने दो ना प्लीज़ यार। तो वो कह रहे नहीं, अब क्लोज हो चुकी है सिटीजनशिप, सर प्लीज़ आने दो ना। तो उन्होंने कहा दिव्यांग यार खून मत पियो यार, ठीक है सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया तो है, इसके तहत इनको नागरिकता दे दो। मैं कहा लव यू सर जी। और मैंने इनसे कहा कितनी खड़ी हैं एयरपोर्ट पे? उन्होंने कहा 1 लाख खड़ी हैं। क्या करना चाहती हैं? मथुरा वृंदावन की भक्त बनना चाहती हैं और कुछ कुछ घूमने फिरने आई हैं। मैं कहा सबको बुलाओ, जो जो सुंदर है सबको नागरिकता दे दो। अब ये चीज़ लिखकर मत आ जाना कि जो जो सुंदर थी उनको नागरिकता मिली थी। ये दिपांग की टोन है, और अश्विनी दिपांग टोन यूज़ करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है।
अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी पर्सन जिसके माँ बाप या जिसके दादा दादी, दे वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगेन वही 15 अगस्त 8वां है ना 1947 12 AM। A person who or any of whose parents or grandparents was born in undivided India but who is ordinarily residing outside India, माँ बाप और दादा दादी तो यहीं के हैं, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर ही बॉर्न हुए थे, लेकिन वो पर्सन अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कंट्री के बाहर रह रहा है, ही शैल बिकम अ भारत का नागरिक इफ ही और शी हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कैसे कैसे मतलब मेरे माँ बाप यहीं के, दादा दादी यहीं के, मैं लेकिन बाहर रह रहा हूँ, मैं बाहर रह रहा हूँ, तो उसको नागरिकता मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। बाय डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंस, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे जब से संविधान जो लागू हुआ था उससे पहले और उसके बाद। और एक्चुअली ये पता है क्या है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ना, उसी के तहत इनको मिलती है। दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज सिटीजन्स, ये OCI जो होते हैं ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भी पढ़ाऊंगा मैं। OCI होते हैं, NRI होते हैं, इनके बीच में फ़र्क क्या होता है ये भी पढ़ाऊंगा। जो भारत की नागरिकता को एक्वायर करना चाहते हैं उसके लिए होता है कि भले या मतलब पालो पर्सन कह रहा है मैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने गया था, मैं दुबई में सेटल होने गया था, मैं सऊदी अरेबिया वगैरह में तेल के कुएं में काम करने के लिए गया था और इधर वो करके 10 साल से वहीं से रह रहा हूँ, शादी भी वहीं होगी मतलब मान लो, लेकिन उसके माँ बाप दादा दादी की जड़ हिंदुस्तानी है, क्या नागरिकता नहीं मिलेगी उसे? बिल्कुल मिलेगी। अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो हमें ये पता लगेगा ये जो प्रोविजंस हैं इट डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ पर्सन जो कि भारत के अंदर ही डोमिसाइल्ड हैं, जो माइग्रेट कर आए हैं पाकिस्तान से, उसके लिए डील करता है। पर्सन जो माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में पर लेकिन बाद में बेशर्मी लौट कर वापस आ गए मेरे पास कि गर्लफ्रेंड कोई मुझे मेरी छोड़ कर गई, लेकिन वापस वो आ गई जब उसने जूता खाया नए रिलेशनशिप में कि दिबांग तुम ही अच्छे हो, ठीक है। एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। PIO, हाँ PIO। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।